आज की क्लास होने वाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फोकस मिश्रित अर्थव्यवस्था पर रहेगा और उसके साथ साथ मेन रहेगी आपकी जो क्लास आज की वो रहेगी 1991 के आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग से इंक्लूड की है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगली क्लास रहेगी आपकी वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार। इसमें आपके इंपॉर्टेंट कृषि सुधार है, उसके साथ श्रम सुधार जिसमें आप मनरेगा वगैरह को देखते हैं, वो आर्थिक सुधार यहीं पर हो जाएंगे, इसी में कवर हो जाएंगे आपके ज़्यादातर, और उसके साथ साथ जीएसटी। तो अगले 3 टॉपिक और उसके साथ साथ जो कुछ बचा हुआ डाटा है वो आपको 1 या 2 वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। कुल मिलाकर 6 या 7 वीडियो में आपका 5 नंबर का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। 5 नंबर आपके मिस नहीं होंगे एग्जाम में, एज इट ऐसे कैसे मिलेंगे आपको। तो आज की क्लास है वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। इसको कवर कर लेते हैं हम। देखिए, इसको जानने से पहले आपको थोड़ी सी किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस टाइप की होती है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है और किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं हम, तो तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था के क्या क्या आधार हो सकते हैं, किस पर डिपेंड होती है कोई किसी देश की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ बात करें, राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवादी हो सकती है, समाजवादी और मिश्रित हो सकती है। हमारा टॉपिक मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही है, लेकिन इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को जानने की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप मिश्रित अर्थव्यवस्था को नहीं जान पाओगे। तो इसको मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, इसको आगे समझेंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे सारी चीजें। दरअसल यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में या समाजवादी या पूंजी अर्थव्यवस्था में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे या विशेषताओं से क्वेश्चन बनेंगे। मैं उसके साथ साथ आपको ये कुछ एक्स्ट्रा डाटा ओरल करा देता हूं ताकि आप समझ जाइए कि विकासशील देश कौन सा होता है, विकसित देश कौन सा होता है, और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो विकास की व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, यानी अर्थव्यवस्था हो सकती है। विकसित हो सकती है, विकासशील हो सकती है और अल्प विकासशील हो सकती है। क्षेत्रों के आधार पर देखिए, कृषि आधारित हो सकती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला हो सकता है, सेवा अर्थव्यवस्था वाला। क्षेत्र कैसे, जैसे भारत है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसे अमेरिका, चीन और रशिया, ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सबसे ज्यादा ये उद्योग पर ध्यान देते हैं, कृषि पर इतना ध्यान नहीं देते। सेवा की बात करें जैसे सिंगापुर और यूएई, ये सेवा क्षेत्र वाले हैं ना, बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड कराते हैं, परिवहन प्रोवाइड कराते हैं, तो इन सेक्टरों से जुड़े हुए देश हैं ये, तो सेवा क्षेत्र वाले। सेवा क्षेत्र क्या होते हैं मैं ये भी आपको करा दूंगा, इसी क्लास में करा दूंगा। नियोजन के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे डिफाइन की जा सकती है, तो योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं आप, गैर योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। जैसे 1990 या ये कहें कि 2012 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध तरीके से थी, और योजना में क्या पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, उस तरह से ही हम क्या करते थे, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करते थे, सुधार करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नीतियां बनाई जाती हैं और उसके साथ साथ औद्योगिक और कृषि दोनों चीजों पर ध्यान दिया जाता है। गैर योजनाबद्ध कैसे हो जाएगी, बिना कोई योजना बनाए ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कराना, अर्थव्यवस्था के सारे संचालन करना, संसाधनों का संचालन करना, ये गैर योजनाबद्ध कहलाएगी। निर्भरता के आधार पर देखिए, कोई देश निर्भरता के आधार पर किस तरह उसकी अर्थव्यवस्था को आप डिफाइन कर सकते हैं। आत्मनिर्भर हो सकता है, जैसे अमेरिका, रशिया आत्मनिर्भर है, ज्यादातर और देशों से कोई सामान नहीं मंगाते। चाइना आत्मनिर्भर है। भारत की बात करें तो भारत परस्पर निर्भर में आता है, कुछ सामान एक्सपोर्ट भी करता है और कुछ सामान इंपोर्ट भी करता है। जैसे खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल, अनाज वगैरह जो है इसको एक्सपोर्ट करता है क्योंकि कृषि प्रधान देश है। और विदेशों से देखिए तेल वगैरह और जो कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह हैं ये एक्सपोर्ट भी करता है।
इंपोर्ट भी करता है, सॉरी। आत्मनिर्भर आश्रित की बात करें तो आश्रित कैसे हो जाते हैं, जैसे नेपाल और चीन, देखिए वहां पर ना तो खेती है ना उनका इतना अच्छा उद्योग है, तो वे सभी जो संसाधन हैं उन पे दूसरे, उनके लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आश्रित देश कौन से होते हैं। विदेशों के साथ संबंध के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को आप कैसे समझ सकते हैं, खुली अर्थव्यवस्था वाला और बंद अर्थव्यवस्था वाला। जहां खुली अर्थव्यवस्था, कोई भी जाइए व्यापार करिए, अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाइए और व्यापार स्टार्ट, प्रतिबंध ना के बराबर होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। बंद होता है यानी प्रतिबंधित होता है, बहुत सारे रूल परमिट वगैरह लेने पड़ते हैं व्यापार करने के लिए, या करने ही नहीं दिया जाता, खुद ही वहां पर फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जाती हैं, एफडीआई वगैरह वहां पर दूसरी तरफ से नहीं आता। तो ऐसे देश कौन से हैं खुली अर्थव्यवस्था में, आप देख लोगे, हांगकांग है, सिंगापुर खुली अर्थव्यवस्था वाले हैं। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तर कोरिया बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ये जरूरी है आपको जानना, हालांकि हमारा टॉपिक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यदि इन सब चीजों को आप जान जाओगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझने में। देखिए ये सेक्टरों में बांटे जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, यानी 3 सेक्टरों में बांटे जाते हैं। और प्राथमिक सेक्टर जो, या प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, जो संसाधन होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं, कृषि प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब चीजें होती हैं। प्राथमिक सेक्टर में हम इन चीजों को रखते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं जो भी हमारे जरूरत के संसाधन हैं, यदि वो प्रकृति से हमें सीधे रूप में मिलते हैं, उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती, उनमें कोई विनिर्माण नहीं किया जाता, तो उन सभी संसाधनों को हम प्राथमिक सेक्टर के अंदर रखते हैं। जैसे कृषि, कृषि कौन से क्षेत्र का विषय है, तो आप कहोगे प्राथमिक क्षेत्र का या प्राइमरी सेक्टर का विषय है। मछली पकड़ना, मछली देखिए नॉर्मली जो मछली है हमें प्रकृति से सीधे रूप में मिलती है। पशुपालन और खनन, खनन करके हम इतने खनिज, जैसे आप जानते हो बहुत सारे खनिज हम उत्पादित करते हैं, लोहा करते हैं, कोयला करते हैं, ये हमें प्रकृति से सीधे रूप में मिलता है। ऐसे नहीं कि लोहा कोयला हम ऐसे ही बना देते हैं, हाँ उसके द्वारा जो आगे हम करते हैं विनिर्माण, यानी कि द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में जो विनिर्माण करते हैं उसको हम इसके अंदर रखते हैं। जैसे आप लोहा जानते हो, लोहे से आप कोई गेट वगैरह, ग्रिल वगैरह या कोई फ्रेम वगैरह बना लेते हो, तो वो विनिर्माण का सेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ द्वितीयक सेक्टर को आप ऐसे समझ सकते हो, द्वितीयक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से मिले संसाधनों को विनिर्माण करता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे क्या चीज है। देखिए हमें कृषि से गन्ना प्रोवाइड हुआ, गन्ने से हमने चीनी बना ली, तो वो चीनी जो है हम द्वितीयक सेक्टर के अंदर रखेंगे। जितना भी विनिर्माण का क्षेत्र होगा वो सब द्वितीयक क्षेत्र के अंदर रखेंगे, यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर रखेंगे। जैसे आलू से चिप्स बनाए जाते हैं, तो चिप्स सेकेंडरी सेक्टर का विषय होगा। यहाँ पर विषय से ही क्वेश्चन बनते हैं। तृतीयक सेक्टर की बात करें तो ये इन दोनों क्षेत्रों को, प्राथमिक और द्वितीयक, इन दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। और किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा। देखिए परिवहन, खेत से कोई भी फसल बाजार तक लेकर जाने के लिए जरूरत होती है परिवहन की। ट्रैक्टर होगा या कोई ट्रक वगैरह होगा या किसी और संसाधन से मार्केट तक फसल लेकर आई जाएगी। और उसके साथ साथ संचार, जैसे कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, मोबाइल वगैरह जो होते हैं, इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है तृतीयक सेक्टर। यानी कि तीसरा क्षेत्र जो है ये हमें सेवाएं, बैंकिंग की सेवाएं, जितना भी पैसा हमने इकट्ठा किया है वो सब बैंक में रखते हैं और बैंक के साथ बचत को अपनी बैंक में जमा करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कृषि किस क्षेत्र का विषय है, आपने बताना प्राथमिक। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है चीनी या चिप्स, या ये कहें कि कोई ऐसा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या होगा, तो कंप्यूटर द्वितीयक सेक्टर का होगा। तृतीयक सेक्टर की बात करेंगे तो परिवहन को रखेंगे, संचार, सबसे ज्यादा तृतीयक सेक्टर के विषय ही पूछे जाते हैं। तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा, ये सभी के सभी जो सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं ये सभी तृतीयक सेक्टर में रखे जाते हैं। तो इसके बाद अब मेन जो क्लास हमारी चलने वाली है वो है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है
आपको पूंजीवादी और समाजवादी इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का भी पता होना चाहिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति है, जैसे आप मान लो कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप निजी क्षेत्र में कहलाओगे। तो निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वो अधिकतम होती है। अधिकतम क्या? पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र ही होता है। और सार्वजनिक की भागीदारी न्यूनतम, न्यूनतम भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं होती। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाई जाती है। इसके अंदर अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण की नीति अपनाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एज इट ऐसे ही बनेंगे। निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम कौन सी अर्थव्यवस्था में होती है? तो आपने आंसर सेलेक्ट करना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को यदि हम डिफाइन करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति जो ये हैं दो अंग हैं बाजार के। बाजार से ही हम ये कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, कितनी डिमांड है और कितनी उसकी पूर्ति की जा रही है, और इसकी पूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार है। निजी व्यक्ति है या सरकार है, राष्ट्रीयकृत ये कह सकते हैं राष्ट्र जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, या ये कहें कि दोनों जिम्मेदार हैं। जब दोनों जिम्मेदार होंगे तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अभी उसको समझेंगे धीरे धीरे। यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फोकस करके चलना है आपने। अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऐसी अर्थव्यवस्था पाई कहां पर जाती है? तो यूएसए, यूके, इनमें पाई जाती है ऐसी अर्थव्यवस्था। मैंने शुरू में ही आपको बताया था इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? हो सकता है कुछ विशेषताएं आपको समान मिल सकती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी। तो यहां पर हमने जाननी है इनकी विशेषताएं, और यही सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना भी यहां से ही है। मांग और पूर्ति को महत्व दिया जाता है। देखिए बाजार जो है, बाजार इसके दो अंग हैं, एक तो मांग और पूर्ति, यानी कि ये कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई। मांग और पूर्ति, तो ये दो अंग हैं। इन पर कैसे डिफाइन होती है? देखिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी बाजार में किस चीज की कितनी डिमांड है उस पर निर्भर होती है। आप ऐसे मान सकते हो, एक कंपनी ए है, ए के पास 50 वर्कर हैं और 50 वर्करों के द्वारा हर महीने 150 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन बाजार में केवल 20 की ही आवश्यकता है। अब क्या है, कंपनी ने अगले महीने 150 और बना लिए, लेकिन मांग कितनी है? केवल 20 की मांग है। प्रोडक्ट उसके पास 2 महीने में 40 खत्म हुए हैं और बनाए थे उसने 300, यानी कि 260 अभी उसके पास में रिजर्व में पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उसके पास ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे तो वो हो सकता है इन व्यक्तियों की छुट्टी भी कर दे। यानी कि छुट्टी क्यों करेगा? क्योंकि मांग और पूर्ति उसकी बराबर बराबर, क्या मांग जो है कम है लेकिन पूर्ति उसने ज्यादा कर दी, तो हो सकता है एक हफ्ते की सभी को छुट्टी दे दी जाए। यानी कि पूरी बाजार पर निर्भर होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, ना कि जो वर्कर होते हैं उनका प्रॉफिट देखते हैं। अब देखिए इन्हें तो एक हफ्ते तक कोई इनकम नहीं होगी, लेकिन अपना प्रॉफिट ढूंढने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि डिमांड देखिए एक ही महीने में 400 की आ जाती है। दिवाली के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे एलईडी लाइट वगैरह, इनकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक ही महीने में तो यहाँ पर ये वर्कर भी बढ़ा देता है। तो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही वर्कर बढ़ाता है और अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही वर्करों को छुट्टी दे देता है, घटा देता है। यही होती है बाजार व्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूर्ण रूप से निजी व्यक्ति या पूंजीपतियों पर निर्भर होती है। ये आर्थिक स्वतंत्रता होती है। ये आर्थिक स्वतंत्रता ही बताई है कि जब मर्जी छुट्टी कर दी और जब मर्जी, कोई नियम कानून नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। लाभ का उद्देश्य है, लाभ ही है, ये मैंने आपको बताई है कि अपने लाभ के लिए छुट्टी कर सकता है, क्योंकि 8 दिन की जो इनकम, मतलब इनको सैलरी जो देनी थी वो उसकी बचत हो गई। तो लाभ का उद्देश्य होता है ये नहीं कि इनके घर में रोटी बनेगी नहीं बनेगी, इनका खर्चा चलेगा नहीं चलेगा, ये इसका उद्देश्य नहीं होता। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। राज्य मतलब सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है।
निजी स्वामित्व होता है, नॉर्मल मैंने बताया, पूंजीपति या निजी स्वामित्व होता है, निजी होता है, सरकारी इसके अंदर नहीं होता है। बाजार को महत्व दिया जाता है, बाजार में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और बाजार की रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। सस्ती चीज में मतलब कि सस्ते कम पैसों में अच्छी चीज चाहिए तो उसके लिए भी ये काम करते हैं। अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन जो होता है, दो व्यक्ति हैं, कंपटीशन अधिक होता है। जैसे अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट आप देख रहे हो, दोनों में कंपटीशन चलता है। अब इनको काउंटर करने के लिए मीशो इनसे भी कम रेट पर बहुत ज्यादा सामान दे रही है। आगे बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम। सार्वजनिक क्षेत्र कैसा होता है, यानी सरकारी क्षेत्र, सारी जितने भी संसाधन है उन पर जो होल्ड होगा वो सबका सब होल्ड होने वाला है सरकार का। तो यहां पर न्यूनतम लाभ सरकार होगी। ज्यादातर सरकारें जो होती हैं, भारत की सरकार को छोड़ दीजिए, भारत की सरकार को छोड़कर जहां पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहां पर कल्याणकारी भावना के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था पाई कहां पर जाती है, सोवियत संघ रूस में न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी समाज पर ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दिया जाता। विशेषताएं क्या हैं, तो अधिकतम सामाजिक लाभ है, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचना चाहिए। सरकारी स्वामित्व होता है, पूंजीपति इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सरकारी स्वामित्व होता है। ज्यादातर रेल, परिवहन, बैंकिंग, एयरपोर्ट, सब चीजों पर सरकार का होगा, सब चीजें सरकार की होती हैं, टोटल संसाधन सरकार के होते हैं। शोषण का अभाव होता है, नॉर्मल सी बात है, जनता का शोषण नहीं होगा। शोषण को एक साइड हटकर लाभ के बारे में सोचा जाएगा कि किस तरह जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। केंद्रीय आर्थिक योजनाओं को सुगम बनाना होता है, जितनी भी योजनाएं केंद्र से निकलती हैं उनको सरल और सुगम बनाया जाता है ताकि हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। उत्पादन और वितरण सरकारी नियंत्रण होता है। उत्पादन और वितरण मैंने बताया ना, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति पर जो होता है ये नियंत्रण सरकार का होता है और आर्थिक समानता सरकार की होती है कि किस तरह लोगों की डिमांड को पूरा करना है, कहां से इस मांग को पूरा करना है। योग्यता एवं आवश्यकताओं का महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति यदि सरकार से जुड़कर सरकारी योजनाओं के तहत काम करना चाहता है तो यहाँ प्रतिस्पर्धाएं ज्यादा हो जाती है, यानी आवश्यकता, योग्यता को महत्व दिया जाता है। ये नहीं कि आपके पैसे को महत्व दिया जाएगा, योग्यता को महत्व दिया जाता है। ग्राहक के लिए ये लाभकारी होती है, जो ग्राहक है, नॉर्मल सी बात है, जनता के लिए लाभकारी होती है क्योंकि इसमें लाभ तो देखा ही नहीं जाता, कम से कम चीजों पर यानी कम से कम प्रॉफिट पर आपको संसाधन प्रोवाइड किए जाते हैं। और जस्ट इसके बाद हम जानने वाले हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को आप कैसे जान सकते हो, बहुत अच्छे तरह से देखिए। सबसे पहले तो यही जान लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होगा और दोनों की विशेषताएं इसके अंदर कंबाइंड हो सकती हैं। पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानने के बाद आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था को बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखिए इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, जो मैंने अभी आपको बताई है। दोनों के मिश्रण को ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की सहभागीदारी होती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं उन पर सरकार का होल्ड होता है और कुछ चीजों पर निजी क्षेत्र का होल्ड होता है। ये क्यों लाई जाती है, ये इसलिए लाई जाती है कि धन का विकेंद्रीकरण किया जा सके, संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सरकार केंद्र तक नहीं रहे, सभी संसाधन वो आम जनता तक पहुंचे, आर्थिक भागीदारी में आम जनता की भी भूमिका रहे, इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को लागू किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था आपको भारत के अंदर देखने के लिए मिलेगी। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा रेल को प्राइवेट करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे बीमा सेक्टर हैं, जैसे LIC, हालांकि अभी सरकारी है, लेकिन बहुत सारे बीमा सेक्टर अभी भी प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सरकार भी है और प्राइवेट भी है। उसके साथ साथ आप एयरपोर्ट को देख रहे हो, अभी एयरपोर्ट की 5-6 एयरपोर्ट जो हैं वो प्राइवेट कर दिए गए और कुछ एयरपोर्ट जो हैं वो अभी भी सरकार चला रही है। तो दोनों की कहीं ना कहीं भूमिका है। तो यहाँ हम ऐसे देख सकते हैं कि भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है
और मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे पहले लागू करने वाला या अपनाने वाला देश फ्रांस था। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट जितने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। विशेषताएं जान लेते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। तो धन और शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, सारी शक्ति सरकार के पास नहीं होती, आम जनता तक भी शक्तियां पहुंचती हैं। धन के असमान वितरण पर रोक होती है, ऐसे नहीं निजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो व्यापार होता है वो पूंजीपतियों के हाथ में होता है, जनता इसमें भागीदारी नहीं होती, उसमें भागीदार नहीं होती। लेकिन इसकी बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जनता की भी भागीदारी होती है और सरकार की भी भागीदारी, यानी सभी को मिलता है, ये चांस मिलता है कि वो अपना व्यापार कर ले। आर्थिक नियोजन, और आर्थिक नियोजन क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। दरअसल आर्थिक नियोजन जो होता है, राष्ट्र के अंदर जितनी भी प्राथमिकताओं के अनुसार जितने भी संसाधन होते हैं उसका वितरण सही तरीके से किया जाए, यही आर्थिक नियोजन कहलाता है। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, जो राज्य होता है, राज्य मतलब सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। न्यूनतम कहें कि बराबर सा भी मान सकते हैं और न्यूनतम भी मान सकते हैं। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व ये मैंने बताया ही है। समान भागीदारी होती है निजी और सरकारी क्षेत्र की। सीमित प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतियोगिता मतलब प्रतिस्पर्धा जो होती है वो सीमित होती है, ऐसा नहीं कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इसलिए नहीं होता, निजी व्यक्ति भी सीमित हैं और सरकारी के जो संसाधन है वो भी सीमित हैं, दोनों आपस में कंपटीशन नहीं करते, इसलिए सीमित प्रतियोगिता होती है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों पर निर्भर होना, ये इसकी विशेषता है। दोनों प्रकार के क्षेत्रों पर जनता, किसी राष्ट्र की जनता जो होती है वो सरकारी जो क्षेत्र हैं, जैसे आप रेल वगैरह जो होती है इस पर भी निर्भर है, और प्राइवेट बसें वगैरह चल रही हैं, टैक्सियां वगैरह चल रही हैं तो उन पर भी निर्भर होती है। तो परिवहन या और संसाधनों पर, दोनों पर, पूंजीवादी पर भी, मतलब ये कहें कि निजी क्षेत्रों पर भी और सरकारी क्षेत्रों पर भी, दोनों पर ही जनता निर्भर होती है। तो ये चीजें आपने समझ लेनी है। तो उम्मीद करता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आपके विशेषताओं से बनेंगे ज्यादातर, या थोड़ा बहुत ये पूछा जा सकता है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है, मिश्रित। भारत के अंदर कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहला देश ये पूछा जा सकता है, लेकिन फोकस करना है आपने इनकी विशेषताओं पर। जो जो विशेषताएं, हो सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समाजवाद और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं समान भी हो सकती हैं, दोनों में देखने के लिए मिल सकती हैं।